जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस अधिकारी वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि अभी तक हम लोगों ने इस अधिकारी वाला पे हिंदी के विकास का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग हिंदी की वर्णमाला को समझेंगे और पढ़ेंगे। हम समझना क्यों बोलते हैं? क्योंकि चीज़ों को पढ़ने से बेहतर होता है कि हम समझने की कोशिश करें। जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हम जीवन में कभी भी उस फील्ड में, उस विषय में गलती नहीं करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के विकास के संबंध में हमने जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में चर्चा की है, उसमें हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि भारत में हिंदी भाषा के परिवार या भाषा के परिवार पे हमने चर्चा की थी। तो उसमें जो आपकी हिंदी थी वो भारोपीय परिवार की भाषा था। इस तरह से हमने चर्चा की हुई थी, और भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इसी क्रम में देखो, एक नाम बेटा आपने सुना होगा, हिंदुस्तानी, है ना। भाषा का एक नाम आपने सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? तो आपने सुना होगा बेटा हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी। तो देखो जरा, ये जो हिंदुस्तानी है, ठीक है, हिंदुस्तानी, ये हमारी हिंदी भाषा का ही एक नाम है। ठीक है, हिंदुस्तानी हमारी हिंदी भाषा का ही एक क्या है, नाम है। अब इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? तो ये हिंदुस्तानी जो बोली है, ठीक है, हमारी हिंदी का ये जो नाम है, जो हिंदुस्तानी बोली है, तो इसकी अपनी क्या पहचान थी? ठीक है, दो शब्द इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इसके साथ में एक ऐसा नाम जुड़ा हुआ है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है महात्मा गांधी। तो देखो, हिंदुस्तानी बोली, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने ये नाम दिया था। हिंदुस्तानी नाम बेटा किसने दिया है? तो हिंदुस्तानी नाम, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ये नाम दिया गया। समझना इस चीज को, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा ये नाम दिया गया। अब देखो, ये हिंदी का ही एक रूप है, लेकिन किस तरह का है, बस यही बात आपको थोड़ी सी समझनी है। मतलब ये है कि ये जो है, ना तो, समझना, ना तो पूरी तरह से, ना तो पूरी तरह से खड़ी बोली थी। ठीक है, ना तो पूरी तरह से खड़ी बोली। समझना मैंने क्या लिखा, ना तो ये पूरी तरह से खड़ी, या हम कह सकते हैं साहित्यिक। खड़ी ना कह के इसको हम साहित्यिक बोलेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, ना तो ये पूरी तरह से साहित्यिक, साहित्यिक, ठीक है, और ना ही ठेठ। ठेठ का मतलब समझते हो? आम। ठेठ का मतलब आम जन की भाषा। ठीक है, जो सभी जनता का प्रत्येक वर्ग बोलता था, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। अर्थात भाषा का वह रूप या वह बोली जो ना तो पूरी तरह से क्या है, साहित्यिक है, और ना ही पूरी तरह से ठेठ। हम कह सकते हैं ठेठ बोलचाल। ठीक है, ठेठ बोलचाल मतलब किसी तरह से ये पूर्ण नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को बेटा कहते हैं हिंदुस्तानी। अब समझना जरा, ठीक है, अब समझना, जब कोई साहित्य, जब कोई भी साहित्य बहुत सरल दिखता था, मनोरंजक दिखता था, कोई भी साहित्य बहुत सरल दिखता था और मनोरंजक दिखता था, तो हम कहते थे कि जो है
ये हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया। समझना, किस भाषा में लिखा गया? हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया। लेकिन अगर उसी में कोई गंभीर विषय होता, ठीक है, अगर गंभीर विषय होता तो जानते हो कहते थे कि ये या तो उर्दू में है या तो किसमें है, या तो उर्दू में है या तो ये उच्च हिंदी में है। बेटा समझना जरा, मतलब अगर कोई साहित्य बहुत ही सरल दिख रहा है, बहुत ही सरल नजर आ रहा है, मनोरंजक है, तो क्या बोला कि ये हिंदुस्तानी भाषा में है। और उसी में ऐसा कोई विषय जो बहुत गंभीर है, तो अब हिंदुस्तानी नाम नहीं उसको देंगे, उसको क्या कहेंगे? या तो ये उर्दू में है या तो ये उच्च हिंदी का है। मतलब गंभीरता का सवाल जहां पे आता है वहां पे हिंदुस्तानी नाम को भुला दिया जाता है। या तो इस हिंदुस्तानी को कह दिया जाता है उर्दू का लेखन, या तो कह दिया जाता है उच्च हिंदी का लेखन। लेकिन यदि सरल और मनोरंजक रूप में है कोई साहित्य तो कहेंगे अरे हिंदुस्तानी। मतलब हिंदुस्तानी को बहुत ही हल्का समझा गया। मतलब समझे ना आप? आइए तो देखो, सरल व मनोरंजक, मनोरंजक साहित्य लिखे जाते थे, लिखे जाते थे। ठीक है, कैसे साहित्य बेटा लिखे जाते थे? सरल और मनोरंजक। ठीक है, अब देखो, किंतु गंभीर, गंभीर विषय, गंभीर विषय पर जब चर्चा होती थी, चर्चा होती थी, तब यह, तब यह या तो उर्दू या उच्च हिंदी में बदल जाती थी। ठीक है, समझे? जब गंभीर विषय की चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि ये हिंदुस्तानी का विषय नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी तो सिर्फ सरल और मनोरंजक साहित्य ही लिख सकता है। अर्थात थी वो हिंदुस्तानी, लेकिन उसका रूप चेंज कर दिया जाता है और कहा जाता है या तो ये उर्दू में है या तो ये किसका विषय है? तो उच्च हिंदी का विषय है। अर्थात इस हिंदुस्तानी का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता था। कब? जब गंभीर विषय पर चर्चा होती थी। लेकिन जब सरल और मनोरंजक विषय पर चर्चा होती थी तो कहा जाता था जी हाँ ये हिंदुस्तानी का विषय है, तो ये है हिंदुस्तानी। अब देखो मैंने क्यों बोला इससे महात्मा गांधी जी जुड़े हुए थे, तो देखो राजनीतिक कारणों के चलते हुए महात्मा गांधी ने यह निर्णय लिया था कि हमारी जो राष्ट्रभाषा होगी, ठीक है, तो वो उसका प्रचार प्रसार हम किस नाम से करेंगे? तो उन्हीं का ये था कि हम अपनी राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार जो है हिंदुस्तानी नाम से करेंगे। तो ये सवाल भी आता है, ठीक है, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी नाम से
किया जाए, किया जाए, महात्मा गांधी चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए हिंदुस्तानी क्या है। हिंदुस्तानी ना तो पूर्णतया साहित्यिक है, ना तो पूर्णतया ठेठ बोलचाल की भाषा थी, अर्थात दोनों के बीच का ये क्या था, मलवा। ठीक है, कचड़ा। ऐसे ही बेटा उर्दू भी है। ठीक है, उर्दू भी एक कचड़ा ही है, मैं आगे बताऊंगा। तो ये ना तो पूर्णतया साहित्यिक है और ना ही पूर्णतया ठेठ बोलचाल की भाषा है। इसमें सरल और मनोरंजक साहित्य लिखे जाते थे, और गंभीर विषय की जब बात आती थी तो यही हिंदुस्तानी या तो उच्च हिंदी में बदल जाती थी, या तो ये उर्दू के नाम से जानी जाती थी। महात्मा गांधी जो थे वो राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार जो है हिंदुस्तानी नाम से करना चाहते थे। ठीक है, राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार किस नाम से करना चाहते थे बेटा, तो वो हिंदुस्तानी नाम से करना चाहते थे। ठीक है, तो ये हो गई हिंदुस्तानी भाषा। अब देखो, अगली भाषा हम चर्चा करेंगे, कौन सी, उर्दू। ठीक है, देखो उर्दू जो है, उर्दू उर्दू, देखो उर्दू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो जहाँ से आपकी खड़ी बोली का जन्म होता है वहीं से इस उर्दू भाषा का जन्म होता है, अर्थात दिल्ली और मेरठ के आसपास। ठीक है, अगर हम इसकी जन्म की बात करें तो समझना जरा, दिल्ली में बेटा दिल्ली सल्तनत के समय की ये बात है। दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम सारे सुल्तान हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, दिल्ली सल्तनत के जो सैनिक थे, अधिकारी थे, तो इन अधिकारियों की भाषा क्या हुआ करती थी बेटा, फारसी हुआ करती थी, तुर्की हुआ करती थी, है ना, अरबी हुआ करती थी। अब जो यहाँ के लोग थे, जो दिल्ली के अगल बगल के लोग थे, मेरठ के पास के लोग थे, अब वो लोग क्या करते थे कि इन लोगों से हमारे रिश्ते और अच्छे हो जाएं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो उनकी भाषा में बोलने की कोशिश करते थे। समझना इस चीज को, किसकी भाषा में बोलने की कोशिश करते थे, उन अधिकारियों की। तो होता क्या था कि ना तो वो पूरी तरह से फारसी बोल पा रहे थे, ना तो पूरी तरह से तुर्की, और ना ही अरबी बोल पा रहे थे। तो क्या था कि कुछ वर्ड उन्होंने अपनी हिंदी भाषा के उठाए और कुछ उनकी, और मिला करके एक भाषा बना दी, और वो भाषा बेटा क्या हो गई, उर्दू। ठीक है, वो क्या कहलाई, उर्दू। उर्दू टूट फूट से बनी एक भाषा है, जिसका एक अन्य नाम भी है, वो नाम क्या है, उसको कहते हैं रेखता। और रेखता का मतलब ही क्या होता है, मिली जुली। ठीक है, रेखता का मतलब क्या होता है, मिली जुली भाषा। तो समझ गए इस उर्दू की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, जैसे आज भी होता है, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, जब कोई जाता है पढ़ा लिखा व्यक्ति थोड़ा सा, या सरकारी नौकरी वाला या जो भी है, तो गांव का आदमी कोशिश करता है कि हम उनकी भाषा में बात करें। और इस बीच क्या होता है, वो ना तो पूरी तरह से शुद्ध भाषा का प्रयोग कर पाता है और ना ही अपनी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है। होता क्या है, एक नई भाषा का जन्म होता है, एक नए शब्दों का, है ना, जन्म होता है, और एक ऐसी भाषा सुनने में आती है जिसमें दोनों चीजों का मिश्रण होता है। तो इसी तरह से इस उर्दू का विकास होता है। तो देखो, दिल्ली और मेरठ, ठीक है, के आसपास, के आसपास बेटा क्या होता है, तो इसका जन्म होता है। ठीक है, जन्म होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के समय उनके
उनके अधिकारियों सैनिकों के साथ अच्छे संबंध के लिए, अच्छे संबंध हेतु आसपास के लोग आसपास के लोग उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करते थे, कोशिश करते थे। ठीक है। और इसी कोशिश के चलते एक नई भाषा का जन्म होता है। वो कौन है? तो वो उर्दू है। मैं इधर लिख दे रहा हूं छुटा हुआ। ठीक है। इसी के चलते नई बोली का जन्म हुआ, नई बोली का जन्म हुआ। ठीक है। जन्म हुआ, जो ना तो पूरी तरह से फारसी थी, ना तो पूरी तरह से हिंदी थी। ठीक है। तो ये जो नई भाषा है, ये कई चीजों का मिश्रण है। अगर हम बात करें तो इसमें फारसी शब्द भी हैं, इसमें अरबी शब्द भी हैं। ठीक है। इसमें तुर्की शब्द भी हैं और इसमें हिंदी शब्द भी हैं। ठीक है। तो इसलिए इस तरह से जो है इसका जन्म होता है। अब मैंने बोला कि इसका एक अन्य नाम, इसको रेखता भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? तो इसको रेखता। ठीक है। रेखता, रेखता का मतलब क्या है? मिला जुला, मिला जुला। ठीक है। मिला जुला अर्थात ये मिली जुली या मिला जुली, या हम कह सकते हैं मिली जुली लिख दें, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो रेखता इसका नाम है, जिसका मतलब है मिली जुली। ठीक है। तो इस तरह से जो है बेटा हिंदी, वो आपकी उर्दू भाषा का जन्म होता है। और उर्दू एक वो बोली है जिसका अपना कोई व्याकरण नहीं है। ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला। ठीक है। देखो, अब हम किसका अध्ययन करेंगे बेटा? तो अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्णमाला। ठीक। वर्णमाला। अब समझो, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। हम क्या? हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं इसको। वर्णमाला, तो वर्णों की माला। अब ये वर्णमाला की अगर हम परिभाषा की बात करें बेटा, तो वर्णमाला क्या होता है? तो देखो, हम कह देते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना? लेकिन नहीं, अगर हम सही से परिभाषा देंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं।
वर्णमाला कहते हैं। ठीक, व्यवस्थित क्रम को आप इसी तरह से इसको परिभाषित करेंगे। अब या व्यवस्थित समूह को भी आप कह सकते हो। व्यवस्थित क्रम, आप समूह, बिल्कुल समूह भी लिख सकते हो, व्यवस्थित समूह। ठीक है, उसी को हम बेटा क्या कहेंगे, हम कहेंगे वर्ण माला कहेंगे। आप देखो वर्ण क्या है, ठीक है, वर्ण क्या है तो समझो जरा। एक है सवाल आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और इसी में दो टाइप बन जाते हैं। एक होता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई और एक होता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है, तो समझो बेटा मैंने क्या बोला, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई में हमने बोला दो इकाइयां होंगी बेटा, एक होगी मौखिक, एक क्या होगी मौखिक। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, तो दूसरी होगी लिखित। दूसरी क्या होगी, तो दूसरी होगी लिखित। ठीक है, तो देखो जो मौखिक है बेटा वो क्या है, ध्वनि, वो क्या है ध्वनि। ठीक है, और जो लिखित है वो क्या है वर्ण। ठीक, अब हम अगर ध्वनि की बात करें तो बेटा ये जो ध्वनि है, ठीक है, ये जो है, एक सेकेंड, वर्ण की बात करूं मैं, वर्ण, तो ध्वनियों के समूह को बेटा क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। मतलब ध्वनि प्लस ध्वनि, तो आपका क्या बन जा रहा है, तो आपका बन जा रहा है वर्ण। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि भी पार्वती जी नाराज हो गई थी, शंकर जी ने उनको मनाने के लिए डांस करना शुरू किया, डमरू बजाया और उस डमरू से ही इस ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिनका कोई मतलब नहीं है। तो इतनी चीज आप समझ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और में समझते हैं पूरी इस वर्णमाला को। ठीक है, देखो तो मानक हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, तो आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मानक हिंदी वर्णमाला में, मानक हिंदी, मानक हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला में हम बात करें वर्णों की संख्या, किसकी संख्या, तो वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, तो आप सबको पता है कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है बताओ, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। आप समझो, यहां पे मैं आपको टेक्निकल चीज बताता हूं बेटा। वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या
ठीक है। इस वर्णों की संख्या में एक तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या, और दूसरा लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। समझो जरा, हिंदी वर्णमाला में, है ना, मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की हम संख्या की बात करेंगे तो यहां पे उच्चारण के आधार पर, बेटा किसके आधार पर? उच्चारण, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर। एक तो ये बात हो गई। दूसरा लेखन के आधार पर, दूसरा लेखन के आधार पर। ठीक है, लेखन के आधार पर। ठीक। दूसरी बात आपके सामने ये आई निकल के, तो देखो उच्चारण के आधार पे इनकी संख्या कितनी है और लेखन के आधार पे इनकी संख्या कितनी है। तो देखो उच्चारण के आधार पे इनकी संख्या है 45। कितनी है? 45। इसमें आपके स्वर हैं और व्यंजन हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी है और इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है बेटा? 35 व्यंजन है और 10 स्वर हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या में हम क्या लिखेंगे? 10, और व्यंजनों की संख्या में क्या लिखेंगे? 35। देखो अब टाइम चेंज हो चुका है, पेपर बहुत ही टेक्निकल तरीके से तैयार किया जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, इवन पेट एग्जाम का भी। चीजें वही हैं, बस उनको समझने, पूछने और पढ़ने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को क्या करो, उस चीज में ढालो। ठीक है, और एक नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। हम रट लेते थे 52 52 52 52, लेकिन वो कैसे हमको घुमा देता है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। बस अब हम क्या करेंगे, हम हर उस एंगल से चीजों को समझेंगे जहां से आयोग हमको घुमा ना सके। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि उच्चारण के आधार पे 45 हो गए, जिसमें 10 स्वर हो गए और 35 व्यंजन हो गए। और लेखन के आधार पे कितने हो गए बेटा? तो लेखन के आधार पे हो गए 52। कितने हो गए? 52। और इस 52 में भी आपके स्वर हैं और आपके व्यंजन हैं। ठीक है, तो आपके स्वर हैं और आपके व्यंजन हैं बेटा। स्वरों की संख्या कितनी है? 11, और व्यंजन यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 41। ठीक है, तो ये लेखन के आधार पे आप बोलेंगे, समझ गए। और उच्चारण के आधार पे अगर आपसे पूछेगा तो आप 45 बोलेंगे। इतना आप समझ गए? ठीक है, अब समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं स्वरों पे। आगे बढ़ते हैं तो बेटा आते हैं स्वर। ठीक है, तो स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वरों की कुल संख्या की बात करें तो कितने हैं? तो हम उच्चारण कितने का करते हैं? कौन कौन से होते हैं जिनको हम मूल स्वरों में शामिल करेंगे? ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? आपका होता है आ, आपका होता है आ, आपकी होती ई, आपकी होती ई। ठीक है, पहले तो इनको कैसे पढ़ा जाता है ये आप उच्चारण कर लिए। आ, आ, ई, उ, ऊ। ठीक है, उ, ऊ, समझना, उ, ऊ। ठीक है, फिर बेटा क्या आएगा? री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, री, ए, ऐ, ओ,
ओ और औ। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने हो गए बेटा? 10 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको समझिए, री को समझिए। अगर मूल स्वर की बात करेंगे, हम स्वरों की बात करेंगे, तो ये 10+1 लिखा जाता है। ठीक है, जो री है, ठीक है, री का अधिकतम प्रयोग जो है संस्कृत भाषा में किया जाता है। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, तो मूल रूप में इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्वरों की संख्या, तो मूल रूप से 10+1 बराबर कितनी हो जाएगी? 11। तो आपके 10 जो हो जाएंगे वो मूल रूप में बोले जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 11। अब इनका उच्चारण आप करना सीखिए, क्योंकि आगे अभी हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, क्योंकि सारी चीज उच्चारण में ही है, चाहे ये स्वर हो चाहे व्यंजन हो। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, समृत, विव्रत, अर्ध समृत, अर्ध विव्रत, मुख आकृति के आधार पे जो है स्वरों का ये भेद होगा। ठीक है, तो उसमें समृत का मतलब क्या होता है, विव्रत का मतलब क्या होता है, मतलब खुलना और बंद होना। कुछ के उच्चारण में मुंह पूरा खुलेगा, कुछ के उच्चारण में आधा खुलेगा। ठीक है, तो ये सब आप रटने की बजाय इनको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हम इनको अच्छे से बोलना सीखेंगे। जैसे इसको पढ़ें अगर हम, तो हम पढ़ेंगे आ, मतलब आ बोलने में कोई एनर्जी नहीं निकल रही है और मुंह भी नहीं खुल रहा है बहुत ज्यादा। आ आ इ ई उ ऊ ऐ ऐ। तो आप इस तरह से, दूसरी चीज, वर्णमाला को अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, आईना के सामने खड़े होइए, उच्चारण करिए और अपने आप को देखिए। ठीक है, 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बोलना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब देखो, व्यंजन में सारा खेल बोलने का। भाई, व्यंजन जो होंगे 5 वर्ग उसके होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 5 अक्षर होंगे, कचट तप। और इन प्रत्येक वर्ग में उच्चारण के अनुसार ही उस वर्ग का नामकरण किया गया है। ठीक है, तो बेहतर उच्चारण करना जान रहे हैं तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, इतनी चीज आप समझ जाइए। ठीक, तो आइए देखते हैं व्यंजन। अच्छा, यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। अगर हम परिभाषा की बात करें तो आप जानते हैं स्वर की परिभाषा क्या लिखेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में किसी भी तरह का कोई क्या ना हो, टकराव ना हो, अर्थात जिनको हम स्वतंत्र रूप से बहुत आसानी के साथ बोल सकें। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से देखिए कितने सावधानी से बोल दे रहे हैं, आ ई उ री ए ओ औ। ठीक है, तो इनमें हमारी जुबान में कोई कंपन नहीं हो रहा है, हमारे स्वर तंत्र में किसी भी तरह का कोई कुछ भी कंपन महसूस नहीं हो रहा है। तो हम इनको स्वतंत्र रूप से आराम से बोल दे रहे हैं और इनके उच्चारण के लिए किसी की हेल्प की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो वही है स्वर। वही व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर तंत्रिका में क्या होता है, तरह तरह का कंपन होता है और उसी के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है, अर्थात व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, स्वरों की
सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, और वाग्य यंत्र में क्या होता है, कंपन होता है, प्रेशर बनता है। वाग्य यंत्र आपका क्या है, तो आपकी जिह्वा। और जिस तरह की ध्वनि, जिस तरह का कंपन, उसी के अनुसार इनका नामकरण। ठीक है, तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या तो हमने देखी कितनी थी, व्यंजन 41 है। तो इन व्यंजनों को आइए समझते हैं। तो देखो बेटा, इन व्यंजनों में कितने वर्ग हैं, तो व्यंजन में कितने वर्ग हैं, तो व्यंजन में वर्ग हैं कितने, 5। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, कितने वर्ग हैं, 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने सदस्य हैं बेटा, 5। वो वर्ग कौन कौन से हैं, तो कचट तप है ना, क च क क, कचट तप। अब देखो, इनके वर्ग में जो सदस्य हैं उनके नाम का आप उच्चारण करिए। तो सबसे पहले, और फिर नामकरण करिए, पहले नहीं करिएगा, रट्टा नहीं मारना है। हम उच्चारण करेंगे का वर्ग का, का, ख, ग, घ, य, का, ख, ग, घ, य। अब समझो, कंठ, देखो समझना, क, ख, ग, घ, य। जीभ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जीभ में किसी भी तरह का कोई कंपन नहीं हो रहा है, मुंह में भी किसी भी तरह का कोई कंपन नहीं हो रहा है, ओठों में भी किसी भी तरह का कोई कंपन नहीं हो रहा है। इतनी चीज आ रही ना, क, ख, ग, घ, य है। तो भाई अब इसका नामकरण कैसे करेंगे जी, कहां पे कंपन हो रहा है, कंठ पे। अंगूठा लगाइए अपना और अब बोलिए, देखिए झंझनाहट हो रही है, क, ख, ग, घ, य हो रही है। तो इसीलिए इस वर्ग का नाम बेटा क्या कर दिया गया, कंठ वर्ग। ठीक है, तो का, खा, गा, घा, य। ठीक, तो ये वर्ग बेटा कौन सा है, इस वर्ग का नाम क्या है, कंठ वर्ग, है ना, कंठ वर्ग। ठीक, अब चा पे देखो, उच्चारण करो बेटा चा का, चा, छ, च, च। ठीक है, चा, छ, ज, छ। तो चा वर्ग के सदस्यों का नाम का जब आप उच्चारण करोगे, तो देखो चा, च, च, छ, ज, ज। देखो कंठ में तो कोई प्रेशर नहीं बनना है। अब हरकत यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, जीभ कर रही है, और जीभ क्या कर रही है बेटा, तालू को बराबर टच कर रही है, च, छ, ज, छ, या, च, छ, ज, ज, वा, च, छ, ज, ज, वा। कहाँ टच कर रही है बेटा, तालू को, तो ये तालव्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके वर्ग के सदस्यों का नाम क्या है, च, छ, छ, ज, छ और वा। ठीक, इसका बेटा नाम क्या हो जाएगा, तालव्य। ठीक है, या तालु वर्ग भी आप कह सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं इस पे, टा। बेटा टा वालों का उच्चारण करो, टा, ठा, डा, ढा, टा। तो जीभ जो है कहां जा रही है, तालू और दांत के बीच में एक खुरदुरी सी लाइन है, उस पे जीभ टकरा रही है, टा, ठा, डा, ढा, णा, टा, ठा, डा, ढा, णा, टकरा रही है ना, और उसको कहते हैं बेटा मूर्धा। क्या कहते हैं, मूर्धा, जो तालू और जीभ दांत के बीच में एक खुरदुरी सी लाइन बनी हुई है ना, सबके मुंह में है, तो उसी में जीभ टकरा रही है, अर्थात ये मूर्धन्य वर्ग के हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपके, टा, ठा, डा, ढा,
है ना, ता था दा धा ना। तो देखो टा वर्ग तो यहाँ 4 ही लिखे हो, ठीक है, ता वर्ग नहीं लिखा, लिख देते हैं नीचे, ठीक है। तो टा ठा डा एक मिनट टा ठा डा ढा णा, ठीक है। उसके बाद बेटा ता वर्ग आएगा, ठीक है। ता वर्ग को, तो अब ता वर्ग के सदस्यों के नाम का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ जो है, पहले तो पढ़ो, ता था दा द ना, ता था दा द ना। बेटा ओठे भी हरकत कर रही हैं, ओठें भी एक्टिविटी कर रही हैं, और जीभ कंटिन्यू किस पे टच हो रही है, दांतों पे, ठीक है, या जीभ दांतों पे ही टच हो रही है। लेकिन फिर से बोलो, ता था द धा, ता था द ध ना, ठीक है। मतलब जीभ कंटिन्यू दांत में टच हो रही है, अगर नहीं टच होगी तो इसके वर्ग के सदस्यों का सही उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, दंती, है ना, ठीक है। और इसको मूर्धा कहते हैं, इसको बेटा क्या कहेंगे, मूर्धा, ठीक है। मूर्धा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, दंती वर्ग, ठीक है, दंती वर्ग, ठीक है। में कौन कौन से सदस्य हैं, ता खा दा धा और ना। उसके बाद में एक वर्ग बचा, ठीक है, वो कौन सा है बेटा, पा बा भा और मा। देखो इस वर्ग के सदस्यों के नाम का जब आप उल्लेख करेंगे तो जीभ कहीं नहीं टकराएगी, ओठें टकराएंगी, और ओठें बंद करके या ओठों के बिना हरकत के आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते, अर्थात ये ओष्ठ हो जाएंगे, पफा बाभा मा, पफा बाभा मा, ठीक है। तो ये बेटा कौन सा वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा ओष्ठ वर्ग, ठीक है, ओष्ठ वर्ग, ठीक। तो ये जो व्यंजन के 5 वर्ग थे, कचट तप, ठीक है, इनको आपने देखा पढ़ा, तो इनको अच्छे से समझने के लिए, इनके वर्ग का नामकरण करने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको इनका सही उच्चारण करना आता हो। और इसके लिए मैंने बताया सबसे बढ़िया तरीका है बेटा, आईने के सामने खड़े हो, अपना चेहरा देखते हुए इनका आप उच्चारण करो, ठीक है। बड़ी आसानी के साथ आप इनको कभी नहीं भूलोगे, समझ जाओगे। एक बार फिर से देखते हैं कंठ वर्ग में, तो देखो का खा गा घा या, तो का खा गा घा या, जीभ हमारी ना तो गाल के अंदर लग रही है, ना तालू में लग रही है, ना मूर्धा में लग रही है, ना ओंठ में लग रही है, ना दांत में लग रही है, जीभ किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है। प्रेशर कहाँ पे बन रहा है, तो प्रेशर कंठ पे बन रहा है, उंगली रख के आप बोलिए क ख ग घ या, आपको पूरी तरह से महसूस होगा। फिर चा वर्ग वाले को जब हम उच्चारित करते हैं तो इनके उच्चारण में जीभ बराबर तालू को टच करती है, चा छा जा झा वहां, तो ये तालव्य हो गए। मूर्धा में टट ठ ड ढ हाँ, टट ठ ड ढ हाँ, तो जीभ कहाँ टच हो रही है बेटा, तो तालू और दांत के बीच में एक जगह है, खुरदुरा स्थान है, उसको हम कहते हैं मूर्धा, और जिह्वा आपकी वहां पे लगातार स्पर्श कर रही है, ठीक है। उसके बाद त थ द ध न, इसमें क्या है, जीभ कंटिन्यू आपके दांतों को टच कर रही है। प फ ब भ म, ओठों का ही कमाल है यहाँ पे, ओठे दोनों लगातार एक दूसरे को क्या कर रही हैं, परस्पर, है ना, पकड़ रही हैं, चिपक रही हैं, चूम रही हैं,
और तब क्या निकल रहा है, पफा बाभा मा, तो ये ओष्ठ वर्ग हो गया। तो ये 5 वर्ग हो गए और पांचों वर्गों के सदस्यों के नाम रटने की जरूरत नहीं है, वर्णमाला का उच्चारण करना सीखिए, ये अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद देखो बेटा ये 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो एक वर्ड आता है नासिक के, कौन सा आता है, नासिक के, ठीक है। नासिक के वर्ण क्या होते हैं, देखो नासिक के वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में नाक का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात नाक बंद करके हम उनका उच्चारण नहीं कर सकते। और वो कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, अर्थात ये प्रत्येक वर्ग का बेटा पांचवा अक्षर जो है वो नासिक की होता है। आप अपनी नाक बंद करिए और नाक बंद करने के साथ इनका आप उच्चारण करिए, तो इनका उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाक बंद करके आप इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो नासिक के वर्ण क्या होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर, ठीक है, क्या कहलाता है, नासिक, अर्थात नाक का भी प्रयोग इनके उच्चारण में किया जाता है, ठीक है। हाँ, शूर्पणखा भाई नहीं बोल पाएगी, कब, जब लक्ष्मण जी उसकी नाक उड़ा दिए थे उसके बाद वो नहीं बोल पाई, ठीक है। हाँ, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर क्या कहलाता है बेटा, नासिक के वर्ण कहलाता है, ठीक है, या नासिक के व्यंजन कहलाता है। तो इतना आप लोग समझ गए, बढ़ते हैं आगे। देखो अब बेटा आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। देखो अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय हमारे उदर में, पेट में प्रेशर बनता है, मुंह में कंठ में कहीं नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, उदर में, पेट में बनेगा, पेट के अंदर से ही बनेगा। आप उच्चारण करके देख लीजिए, यारा लावा, यारा लावा। अगर आप यारा लावा, यारा लावा, यारा लावा दिन भर में जानते हैं लगातार 10 बार और दिन भर में 3 बार कर दीजिए तो आपका पेट गायब, पेट गायब, 6 ऐप बन जाएंगे। किसका उच्चारण करते समय, अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण। सुबह शाम आप करिए, सुबह शाम करिए, देखिए 1 महीने में पेट गायब, ठीक है। अर्थात जिनमें प्रेशर कहाँ पे बनता है बेटा, उदर में ही बनता है। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं या, रा, ला और वा। ये कौन से व्यंजन हैं, तो यह है आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। लगातार इनका 10 बार उच्चारण भी नहीं कर पाओगे, पेट अंदर चला जाएगा, पेट नीचे खिसक जाएगी, है ना। 1 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आप आइए और फिर बोलिए दिनेश सर ने तो फ्री में हमको ऐसा मैजिक दे दिया, जिम जाने की जरूरत नहीं, पेट कम हो गया, ठीक है। क्या करने से, सिर्फ अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करने से, यारा लावा, यारा लावा, यारा लावा, ठीक है। करो, देखो पेट अंदर घिसता हुआ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नया मैजिक है भाई, ये सिर्फ सक्सेस वाला के ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आइए उसके बाद देखो एक आता ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन बेटा, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जिनके उच्चारण में एनर्जी निकलती है। गर्मियों में तो नहीं, गर्मियों में तो आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है। सर्दियों में तो ये दिखता है। इनका उच्चारण करते समय हाथ अपना मुंह के आगे रखिए और देखिए गरम गरम उष्मा निकलेगी, गरम गरम एनर्जी निकलेगी। और ठंडक हो तो वैसे ही वाप मुंह से निकलेगी, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं बेटा, स, श, हा, श, श, हा, श, श, हा, श, श, हा। आप बोलिए, देखिए गरम गरम हवा निकल रही है, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे बेटा, स, श, श और हा, ठीक है। तो इनकी भी संख्या कितनी है, तो इनकी भी संख्या बेटा 4। संख्या भी याद रखना, इनकी भी संख्या 4 है और इनकी भी संख्या 4 है। तो अंतस्थ व्यंजन समझ गए, ऊष्म व्यंजन आप समझ गए।
अब आगे देखते हैं। एक होता है बेटा उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। कभी नाम सुना है? सुना होगा ही। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। अब तो समझ गए? द्विगुण व्यंजन अर्थात इसमें दो गुण नजर आते हैं। ठीक है। और उत्क्षिप्त का मतलब होता है बेटा कि इनको उखाड़ के फेंक दो, इनको बाहर फेंक दो, घर से निकाल दो। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं डा और ढा। कौन से? जिनके अंदर नुक्ता लगा होता है। नुक्ता मतलब नीचे बिंदी। ठीक है। तो नुक्ता वाले ये बेटा दो हैं। एक है कौन सा? ये। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा इधर मैं लिख दे रहा हूं, ये नुक्ता वाले डा और ढा। नुक्ता वाले डा और ढा, ये दोनों कैसे व्यंजन हैं? तो ये दोनों आपके उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन है। ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या आपको पता है कितनी है बेटा? 2। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आगत व्यंजन। आगत का मतलब बेटा क्या होता है? जो बाहर से आए। ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन कौन से हैं? सबको पता है। ये भी बेटा दो हैं। एक है जा, जा नहीं है जा, जिसमें नुक्ता लगा है, नीचे बिंदी लगी है, जा। और एक है फा, और फा भी कौन सा? जिसमें नीचे बिंदी लगी हो, फा, वजीफा। ठीक है। तो नुक्ता वाला जा और नुक्ता वाला फा, ये दोनों कौन से व्यंजन है बेटा? तो ये आगत व्यंजन है। ठीक है। ओके। उसके बाद आता है बेटा संयुक्त व्यंजन। छत्रज्ञान, है ना। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखो, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? सबको पता है बेटा। छा, बेटा त्रा और ज्ञा। और कौन सा है? और ये। ठीक है। तो ये कौन से व्यंजन है बेटा? तो ये है आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या कितनी है? तो संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, एक शब्द बेटा अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक है। अयोगवाह। तो ये अयोगवाह क्या है? तो देखो, ऐसे वर्ण जिनके लिए एक वर्ग बनाया गया, जो ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, जिसने चाहा उसने अपने अनुसार उनको ढाल दिया और अपने वाक्य में प्रयोग कर लिया। जिनका अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो वो क्या है? वो है अयोगवाह। और अयोगवाह में बेटा आते हैं अनुसार और व्यंजन। कौन आते हैं? अनुसार, अनुस्वार और विसर्ग। व्यंजन नहीं, सॉरी, क्या आता है? विसर्ग। ठीक है। अनुसार और विसर्ग। विसर्ग में बेटा इस तरह की मात्रा वो डिजाइन होती है ना, और अनुसार में इस तरह से एक बिंदी होती है। अब तो आप समझ गए कौन से होंगे बेटा? अंग और आहा। कौन से होंगे? तो अंग। ठीक है। अंग और आहा, ये क्या है? ये है अयोग वाह। अंग और आहा क्या है? अयोग वाह। याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखो, उसके बाद बेटा एक सीधा सवाल पूछ देता है, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन होता क्या है? तो जाहिर सी बात है, अभी हमने क्या बताया? वो व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा हरकत करे, एक्टिविटी करे, स्वर तंत्रिकाओं में एक्टिविटी हो,
वही क्या होंगे, स्पर्शी व्यंजन होंगे। अर्थात ध्वनि जो है किसी के टकराए बिना बाहर ही नहीं आ रही है, वो टकराती हुई बाहर आ रही है, स्पर्श करती हुई आ रही है, उन्हीं को तो हम क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन। मूलतः स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25, और कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 27। तो देखिए यहां पे हम बात करें तो मूलतः, ठीक है, मूलतः बेटा कितनी होती है, 25। ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं 25, 25। ठीक है, और 25 वो कौन से होते हैं, तो 25 हम आपको बता चुके हैं, कचट तप, है ना। कौन से होते हैं बेटा, का, च, टा और कचट तप, ता। ये 5 वर्ग हो गए। ठीक है, और इन 5 वर्ग में कितने कितने सदस्य होते हैं, तो पांचों वर्गों में 5 5 सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के बेटा कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। तो 25 हैं, और कुल की मैं बात करूं, कुल कुल कितने हैं बेटा, तो कुल हैं 27। कुल कितने हैं, 27। हिंदी में 7 लिखा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना, 27। तो 27 यहाँ 25 हैं, दो कौन है, तो बेटा दो हैं वही, कौन, द्विगुण। ठीक है, ड और ढा, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको बेटा कहते हैं द्विगुण। ठीक है, या उत्क्षिप्त। तो ये भी तो स्पर्शी हैं। ठीक है, तो ये मिल गए, तो अब टोटल कितने हो जा रहे हैं, तो हो जा रहे हैं 27। ठीक, समझ गए, ओके। उसके बाद देखो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, और एक होता है बेटा आगत स्वर। इनके उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार ही इनका नामकरण कर दिया गया। अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उनको हम एक मात्रिक कहते हैं। इनको हम ह्रास स्वर कहेंगे। जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, ठीक है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात ह्रास स्वर से इनमें अधिक समय लगता है। आगत स्वर क्या होते हैं, तो आगत स्वर जो बाहर से आए हैं, जिनके आने पर यहाँ पर शब्दावली चेंज हो गई। ठीक है, तो ह्रास स्वर और आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रास स्वर, ह्रास स्वर, ह्रास स्वर बेटा कौन कौन से हैं, मैंने बताया, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का बेटा, एक मात्रा का। ठीक है, मैं एक हिंदी में लिख रहा हूं, मैं एक बेटा हिंदी में लिख रहा हूं, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, तो इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक। इनको एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे। ठीक है, इनको लघु स्वर भी कहेंगे, इनको लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहेंगे हम, और इनको एक नाम बेटा और दिया जाता है, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा कौन कौन आते हैं, तो आप खुद उच्चारण कर लीजिए इसमें। ठीक है, आप उच्चारण करिए, किसमें बहुत कम समय लग रहा है। ठीक है, देखो, आ, इ, उ और री। अर्थात इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो ह्रास स्वरों की बेटा संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए।
आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। देखो देखो इनको बेटा गुरु स्वर भी कहते हैं, इनको गुरु स्वर भी कहेंगे। ठीक है, इनको, क्योंकि इसमें दो मात्राओं का समय लगेगा तो मैं लंबा ना लिख के छोटा ही लिख रहा हूं, तो इनमें इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहेंगे। ठीक है, इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहेंगे। ठीक, इनमें ह्रास स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, हालांकि संयुक्त स्वर भी बोल सकते हो। ठीक है, इनको संयुक्त भी आप बोल सकते हो क्योंकि ये दो से मिलकर के बनेंगे। ठीक है, इनको हम संयुक्त भी बोल सकते हैं, और संयुक्त में दो तरह के होते हैं, स्वजाति और विजाति होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी ही जाति के शब्दों से मिलकर के बनते हैं, और कुछ जो भिन्न जातियों के, है ना, वर्णों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो इनको आप संयुक्त भी बोल सकते हो, इनको आप संयुक्त भी बोल सकते हो। ठीक है, इनको आप संयुक्त स्वर भी बोल सकते हो। अब इसमें कौन कौन से होते हैं? संयुक्त में मैंने बोला बेटा दो टाइप के होंगे, स्वजाति विजाति, लेकिन स्वजाति विजाति समझ गए होंगे, जो आ मिल के बड़ा आ बनेगा। ठीक है, और आ इ मिल करके दूसरा, तो वो चीज मतलब हालांकि नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि यहाँ पे जो है संयुक्त स्वर है, और इसमें दो टाइप हो जाएंगे, स्वजाति और विजाति। अब इसमें होते कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? ठीक है, तो देखो कौन कौन से हैं बेटा। बड़ा आ, ठीक है, और बड़ी ई, और ए, और ऐ, और ओ, और औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ, और औ। ठीक, ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं प्लुत स्वर पे। ठीक है, प्लुत स्वर देखो। प्लुत स्वर, बेटा प्लुत स्वर को आप आगत स्वर भी कह सकते हो, प्लुत स्वर को आप आगत स्वर भी कह सकते हो। अब देखो प्लुत स्वर में होता क्या है, इनको त्रिमात्रिक भी कहा जाएगा। इनको पहली चीज, इनमें तीन मात्राओं का समय लगता है। ठीक है, इनको त्रिमात्रिक, इनको हम क्या कहेंगे, त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर। अब देखो इनका ज्यादातर प्रयोग जो है संस्कृत में होता है, इनका संस्कृत में अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, अधिक प्रयोग होता है। ठीक, अब इनमें जैसा कि मैंने बोला ना, तीन मात्रा का मतलब बहुत लंबा समय लगता है। जैसे हम बात करें ओ, तो बताओ भाई, इस तरह से कोई पढ़ता है हिंदी में? तो हम कहें हे राम, कोई पढ़ता है ऐसे? नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो ये संस्कृत में ही इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस समझना है प्लुत स्वर क्या होते हैं। त्रिमात्रिक होते हैं, अर्थात दीर्घ की अपेक्षा इनमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और इनके उच्चारण में सांस बहुत लंबे समय तक, है ना, बहुत देर तक खींचने की कोशिश की जाती है। खैर, अब आते हैं आगत स्वर पे। जैसे हमने आगत व्यंजन देखा था, वैसे ही कुछ स्वर भी हैं जो आगत स्वर हैं। आगत का मतलब क्या होता है बेटा? जो बाहर से आए हैं। ठीक है, आगत स्वर देखो, आगत स्वर, आगत स्वर है बेटा ये। ठीक है, ये जो आ, चंद बिंदी वाला जो है, ये आ, ये क्या है बेटा? आगत स्वर। अब आगत स्वर के आने से फायदा क्या हुआ? तो आगत स्वर के आने से फायदा ये हुआ कि अगर ये ना आता तो बेटा हम क्या पढ़ते? हम पढ़ते डॉक्टर। हम क्या पढ़ते? डॉक्टर। लेकिन आगत स्वर आने पे बेटा क्या हो गया? डॉक्टर। क्या हो गया? डॉक्टर, है ना। हम पढ़ते टाफी। हम क्या पढ़ते बेटा? टाफी।
लेकिन इनके आने पर क्या हम पढ़ रहे हैं? टॉफी। ठीक है, तो ये आगत स्वर के आने पे संभव हुआ। तो आगत स्वर समझ गए। आगत व्यंजन मैंने बताया था, या और फा, जिसके नीचे नुक्ता लगा हो, नुक्ता बोले तो बिंदी, ठीक है, वो आगत व्यंजन होते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने आज पढ़ा। आशा करता हूं आपको मैंने बहुत विधिवत तरीके से चीजों को पढ़ाया और समझाया, और आपको समझ में भी आया होगा। आप इसको 2-3 बार देखिए, नोट डाउन करिए, ठीक है, और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और भी जानकारी लेना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।